देखिए चैप्टर का नाम है एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, वो करंट जिसकी वैल्यू लगातार टाइम के साथ क्या होती है, बदलती जाती है। ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। जिसकी वैल्यू टाइम के साथ लगातार वेरी करती जाती है, ऐसे करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है भैया, यहां लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन। क्या लिखा हुआ, एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी वैल्यू जो हो चेंज कॉन्टिन्यूसली विद टाइम एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन वाइज भी क्या होती है, बदलती है। पहले ऊपर होती है, उसके बाद फिर नीचे आती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है भैया, पीरियडिकली। इन कॉन्ट्रास्ट टू इट द डायरेक्ट करंट इज दैट, जबकि डायरेक्ट करंट जो होता है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती और ना ही उसकी कभी डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है भैया, ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों लगातार टाइम के साथ क्या होती है, चेंज होती रहती है। लेकिन जो डायरेक्ट करंट है उसकी वैल्यू और डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा एक ही वैल्यू कैरी करता है। जैसे आपका डायग्राम में रखा है कि भैया देखो टाइम बीत रहा है लेकिन इसकी वैल्यू एक ही है। ये कौन सा करंट है, डायरेक्ट करंट है। लेकिन ये करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके बाद एक पीरियड बाद, एक टाइम बाद इसकी साइकिल क्या हो गई भैया, रिवर्स हो गई, है ना। अब देखिए हमने पीछे पढ़ा था ईएमएफ क्या होता है, डी फाइव अपॉन में, डी फाइव अपॉन में डी टी। ये था फाइव क्या होता था, अच्छा माइनस लगता था ना, माइनस लगा दो, डी फाइव अपॉन में डी टी माइनस डी। फाइव की वैल्यू क्या थी, बना डी टी, और क्या था पास थे। तो यहां से E इक्वल्स टू में माइनस कॉमन आता था और बी एन ए बी बाहर आता था, कॉस का क्या होता माइनस साइन, है ना। क्या होता था थीटा, और उसके बाद थीटा को दोबारा डिफरेंशिएट करते थे। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या होता था, कैंसिल हो जाता था। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आती थी, E इक्वल्स टू में नवाब क्या आता था, नवाब साइन थीटा, नवाब साइन थीटा। अच्छा थीटा की वैल्यू आप सबको पता होनी चाहिए, ओमेगा टी होती है। क्या होती है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू में, अब सुन लीजिए भैया, ये होता है मैक्सिमम ईएमएफ, इसको कहते हैं मैक्सिमम ईएमएफ। इसको लिखते हैं ई नॉट से, क्या लिखूंगा, ये मैक्सिमम नवाब जो होता है ना वो मैक्सिमम ईएमएफ होता है, और उसको मैं लिखता हूं ई नॉट से। तो ये क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू में ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, यानी जो आपका करंट है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, ई इक्वल्स टू में ई नॉट साइन ओमेगा टी। और यदि सर्किट का रेजिस्टेंस भी है, सर्किट क्लोज है, और सर्किट क्लोज है तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा। तो भैया रेजिस्टेंस अगर आ रहा है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, सबको पता है। देन करंट क्या होगा आपको पता ही है भैया, अगर सर्किट का रेजिस्टेंस आ रहा है तो करंट होगा ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, और ईएमएफ की वैल्यू आपने निकाल ली ई नॉट साइन ओमेगा टी, और रेजिस्टेंस आपका ये रहा। ठीक है भैया, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आई इक्वल्स टू में ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू सबको पता है ना, नवाब क्या है, नवाब। ठीक है भैया, अपॉन में आर साइन ओमेगा टी। वैसे एक्चुअल में ऐसे लिखा गया कि करंट इक्वल्स में क्या होता है, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। ईएमएफ की वैल्यू क्या बेटा, नवाब साइन ओमेगा टी अपॉन में आर। ठीक था, ये हो गया आपका मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, मैक्सिमम ईएमएफ को किस लिखते हो, ई नॉट से, और नीचे का क्या आ गया, आर आ गया, और ये साइन एज इट इज लिख दिया। तो मैक्सिमम करंट ये हो गया आपका। करंट की इक्वेशन हमेशा कैसे लिखेगी, आई इक्वल्स टू में आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट अपॉन में आर, या नवाब अपॉन में रेजिस्टेंस। डब्ल्यू नहीं ओमेगा है, यहां से आया, चेन रूल लगा के पहले आपने समझ गए, जब इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हुआ, साइन हो गया, और उसके बाद मैं देख रहा हूं ये चीज और ये चीज मैच नहीं कर रही है, तो चेन रूल के हिसाब से एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा। डी थीटा अपॉन में डी टी होता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया। द करंट इन द सर्किट वेरीज, यह हमें पता भैया, वहां पर ईएमएफ वेरी कर रहा था लगातार, यहां पर करंट भी क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है भैया, इसीलिए इस करंट को हम क्या कहते हैं भैया, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं इसे,
ऑल्टरनेटिंग करंट, दिस करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। हेयर आपको बता दूं कि आई जो है, आई को उसमें क्या रखा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर जो आई है ना, देखिए इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्या कहते हैं इसे? हर टाइम पे इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। टाइम बदलेगा करंट बढ़ता जाएगा, टाइम बदलेगा करंट घटता जाएगा, टाइम बदलेगा करंट जीरो भी होगा, फिर टाइम बदलेगा तो करंट नेगेटिव भी होगा। पीछे ग्राफ में देखा आपने, ठीक है। तो मतलब ये करंट लगातार बदल रहा है। तो ऐसे करंट की वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू बतानी है तो आप क्या बोलते हो उसको, इंस्टेंटेनियस। क्या बोलते हो? तो ये कौन सा करंट है भैया? क्योंकि ये बदल रहा है हर बार, तो इसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलेंगे? और ये आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट। क्या है? मैक्सिमम करंट। और मैक्सिमम करंट की वैल्यू आप सबको पता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है। ठीक है भैया, समझ गए? चलो भैया, अब बात करते हैं भैया प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ। भाई अब आपको बता दूं, जो इंड्यूस ईएमएफ आता है या इंड्यूस करंट आता है वो भी अल्टरनेटिंग ही होता है। तो इसलिए मैं इंड्यूस ईएमएफ बोल दूंगा, इंड्यूस करंट बोल दूंगा, समझ जाना कि मैं एसी करंट की बात कर रहा हूं या एसी ईएमएफ की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, और या ए लिख दो, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। किसके प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? तो भैया जो सेटअप ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं जनरेटर। क्या कहते हैं? ठीक है भैया। और जो जनरेटर इस तरह के ईएमएफ को या इस तरह के करंट को प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं भैया एसी जनरेटर। क्या कहते हैं इसे? ये सिलेबस में है, बहुत खास टॉपिक है। ठीक है, काफी ज्यादा बार आ रखा है, 4 टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। ठीक है भैया, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एसी जनरेटर। एसी जनरेटर यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने वाला। ठीक है भैया, देखिए क्या भैया, एसी जनरेटर क्या है? तो एसी जनरेटर, ये डायनमो, डायनमो भी साइकिल वगैरह में लगाते थे छोटा सा, ताकि साइकिल का टायर घूमे तो उसके साथ उसको डायनमो को मैकेनिकल एनर्जी मिले। उसके अंदर भी कॉइल लगी होती थी, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करके रखते थे। जब वो उसके अंदर की कॉइल घूमती थी तो छोटे से जनरेटर के अंदर भी क्या आता था, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट आता था, और उससे बल्ब अटैच होता था, और बल्ब क्या था, उसी की वजह से जलता था। ठीक है भैया, तो उसको डायनमो कहते थे। जनरेटर डायनमो सेम ही है। ठीक है, तो एसी जनरेटर और डायनमो, ठीक है भैया, इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट किसको, मैकेनिकल समझते ना, मोशन वाली एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम क्या कहते हैं भैया, और एसी जनरेटर या एसी डायनमो। ठीक है भैया, एक्चुअली एक्चुअली द नेम जनरेटर इज क्या लिखा हुआ है, मिसोमर, बिकॉज ऑफ इट डज नॉट जनरेट एनी एनर्जी। ठीक है भैया, मतलब ये कह रहा है कि एक्चुअल में क्या है भैया कि ये नाम, इस नाम पे मत जाना, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता डायरेक्टली। इसको हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, ठीक है भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट जस्ट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द, इसका खुद का कोई जनरेट नहीं करता, ये अपने आप से कोई जनरेट नहीं कर रहा। इसको हम एनर्जी देंगे, कौन सी एनर्जी, और उसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल में। पता ना कैसे, दिव्या बताएगी कैसे करेगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। जब मैकेनिकल एनर्जी देने का मतलब भैया, या तो मैग्नेट को मूव कराएंगे या कॉइल को मूव कराएंगे। यानी हम कौन सी एनर्जी दे, हम मूव करा रहे हैं, कौन सी एनर्जी मूव कराने लगती है, मैकेनिकल। और जब हम मूव करेंगे तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी, और क्या आ लाएगी, इंड्यूस ईएमएफ। समझ गए भैया? तो इसलिए समझना मतलब कि भैया अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। देखिए जितनी भी चीजें वो काम करती हैं, चाहे किसी की भी वर्किंग हो, ठीक है, एक गाड़ी चलने की वर्किंग है, बैलगाड़ी चलने की वर्किंग है, बैरिंग घूमने की वर्किंग है, जो भी है, सबके पीछे एक सिद्धांत होता है, यानी प्रिंसिपल होता है कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है भैया, इसका भी एक प्रिंसिपल है, इसका भी एक प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल के ऊपर ये जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। क्या पढ़ लिया आपने भैया, क्या था भैया इसका प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है इसका प्रिंसिपल,
क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? प्रिया, क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? जब एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस कॉइल का फ्लक्स लगातार क्या होता है? चेंज होता है, जो कि कॉइल को पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपने अंदर से क्या करती है? उसको अपोज करना चालू करती है बाय डेवलपिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही प्रिंसिपल है जनरेटर के ऊपर काम करने का, जो जिस पे काम करता है वो। ठीक है भैया? तो देखिए भैया, प्रिंसिपल यानी द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, द वर्किंग ऑफ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन अ क्लोज कॉइल मतलब कि जिसका सर्किट कंप्लीट हो, रोटेटेड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे परपेंडिकुलर, देखिए एक कॉइल है, ठीक है भैया, इसको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर है इसके, जब रोटेट करेंगे तो कभी मैग्नेटिक फील्ड का नंबर इससे बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा, और इसकी रोटेशन की वजह से कभी मैग्नेटिक फील्ड का नंबर कम हो जाएगा, यानी फ्लक्स घट जाएगा। ठीक है भैया? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज एंड इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट सेटअप इन इट। तो इस वजह से जब कलर फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा और साथ में सर्किट क्लोज है तो करंट भी आएगा। समझ में आई बात? नहीं समझे लट्टू? मैं कह रहा हूं जब ये कॉइल सर्किट क्लोज है इसका पूरा पूरा, ठीक है, जब ये घूमेगी किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें फ्लक्स क्या मैक्सिमम हो, और फिर घूमने की वजह से ऐसी भी कंडीशन आएगी जब फ्लक्स क्या होगा? कम होगा, और एक ऐसी भी कंडीशन आएगी जब फ्लक्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा, और ये लगातार होगा। फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज को अपोज करने के लिए अपने अंदर क्या लाएगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ, और सर्किट क्लोज है तो क्या आएगा? इंड्यूस्ड करंट है। तो इसके पीछे का सिद्धांत समझ में आ गया कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो भैया उसके अंदर क्या होता है भैया? उसका फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर क्या आता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और जैसा कि हमें पता है सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। डायग्राम समझ लीजिए, ये दोनों मैग्नेट होते हैं, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट होते हैं, ये दोनों परमानेंट मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ और साउथ। आप सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलती है? नॉर्थ से कहां जाती है? साउथ की तरफ। ठीक है भैया? ये तो हो गया मैग्नेट्स। बीच में गैप होता है, गैप इतना होता है कि इसके बीच में पूरी की पूरी रेक्टेंगुलर कॉइल आ जाए, ठीक है, और इस मेटालिक कॉइल होती है, फिर इसके एक एंड को यहां पे, दूसरे एंड को यहां से लाया जाता है, ठीक है, इसके एक एंड का कनेक्शन इस वाले, जिसको हम ब्रश कह रहे हैं, ब्रश, इसका नाम है ब्रश, इसके एक एंड का कनेक्शन यहां से दिया जाता है ऐसे करके, और इसके दूसरे एंड का कनेक्शन दूसरे ब्रश से दिया जाता है, ठीक है, और इसको एक एक एंड यहां से आ रहा है, दूसरा एंड यहां से आ रहा है, यहां पर आपका लोड है, लोड मतलब कि अप्लायंस, बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब लोड होते हैं, ठीक है भैया? तो ये लगा दिया जाता है, जैसी पोटेंशियल डिफरेंस आता है, करंट आता है, करंट आता है तो उसकी वर्किंग क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। दोबारा समझिए इसको, हम दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख देते हैं और उसके एक एंड से एक कनेक्शन देते हैं इधर की तरफ, इसे कहते हैं स्लिप रिंग। क्या कहते हैं? स्लिप रिंग कुछ कड़े जैसी होती है, कड़े की तरह गोल होती है, ठीक है भैया, कांटेक्ट में होने के बावजूद भी, कांटेक्ट में, ये देखिए, ये जैसे ये स्लिप रिंग है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये स्लिप रिंग है, और यहां पर एक ऐसे टच होता है, मतलब ये टच परमानेंट नहीं होता, ठीक है, तो ये चीज क्या करती है? इसके टच में रह करके घूमती रहती है लगातार, तो लगातार रिंग के साथ भी इसका टच बना रहता है, और साथ साथ में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो इसके थ्रू क्या होता है? इस रिंग पे आ जाता है, ठीक है। ऐसे अब आपको मैं ऐसे समझा सकता हूं, ऑनलाइन वालों को बहुत ज्यादा समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कड़ा है मेरा, ठीक है, मेरा कड़ा उतरता नहीं है, किसी का, जिसके पास भी कड़ा होगा, देखा कड़ा, हाँ, ये कुछ रिंग है, ठीक है, और इसका कॉइल से एक एंड लिया मैंने, उसको ऐसे लगा दिया, ऐसे टच में रहता है, जब कॉइल वहां से रोटेट करेगी ना तो ये ऐसे मूव करेगा, तो आप देख रहे हो ये रिंग क्या कर रही है? रिंग रोटेट नहीं कर रही, इसके टच में ये इस तरीके से रोटेट करता है, तो इसके थ्रू जो ईएमएफ आ रहा होगा वो सबका सब कहां पे आ रहा होगा? रिंग पेपर। ऐसी दूसरे से भी कनेक्शन होता है, ऐसे दूसरा एंड क्या होता है? इस रिंग से कनेक्टेड होता है, तो वो भी घूमेगा तो उसका देखिए, मान लीजिए
एक साइड का पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव, दूसरे साइड का क्या आएगा, पॉजिटिव। यहां पे हमने कर दिया कनेक्ट तो करंट फ्लो करने लगा, बीच में हमने जो डिवाइस लगा रखा है उससे हम क्या करेंगे, आउटपुट निकाल लेंगे। समझ गए? तो ये रिंग घूमती नहीं है, इसके टच में ये वाला एंड घूमेगा इस वाले के टच में, और ये वाला एंड घूमेगा इस वाले रिंग के टच में, और जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो मेरे को बाहर मिल जाएगा, और जो लोड है उसको करंट की सप्लाई मिल जाएगी और वो अपनी वर्किंग करेगा। ठीक है, अब देखिए इसको घुमाते कैसे है, तो उसको घुमाते हैं यहां से एक, ये देख रहे हो ना, ये रॉड, यहां से एक रॉड लगी होती है इधर, ये रॉड या तो इंजन से जुड़ी होती है या फिर टरबाइन वगैरह से जुड़ी होती है या विंड मिल से जुड़ी होती है। तो जब विंड मिल वगैरह घूमती है तो उससे एक बेल्ट इससे कनेक्टेड होती है, तो जब विंड मिल घूमेगी तो वो बेल्ट भी घूमेगी, और वो घूमेगी तो ये कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगी तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ, और उस ईएमएफ को इस रिंग के थ्रू और इस रिंग के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है। समझ गए? इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। समझ में एक बात नहीं? ठीक है। हाँ, घर में तेरा कौन सा जनरेटर है? वो शादी वाले, शादी वाले जनरेटर में इंजन से कनेक्टेड होता है, इंजन पेट्रोल डालते हैं, वो इंजन चलता है, और एक रॉड आती है जनरेटर जिसके अंदर, वो जनरेटर नहीं होता, आप उसको पूरे जनरेटर, वो इंजन अलग है, जो जनरेटर होता है वो आगे लगा होता है छोटा सा, जिसके अंदर कॉइल होती है। जनरेटर घूमता है, साफ्ट होता है, साफ्ट मतलब रॉड होती है, वो रॉड क्या होती है, उसके अंदर जनरेटर के अंदर आती है, वो घूमती है रॉड, तो उससे कॉइल अटैच होती है उस रॉड से, तो वो भी कॉइल भी घूमने लगती है। समझ गया? तो इस तरीके से होता है। अच्छा, नाम भी देख लीजिए, नाम, ठीक है, नाम मैं आपको बता दे रहा हूं पहले से। इसको कहते हैं भैया परमानेंट मैग्नेट या फील्ड मैग्नेट। क्या कहते हैं इसे? इसको कहते हैं आर्मेचर। क्या कहते हैं इसे? आर्मेचर कहते हैं इस कॉइल को, जो आपकी घूमती है कॉइल, जिसके अक्रॉस में इंड्यूस ईएमएफ होता है। ये होता है भैया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं इसे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये होती है फर्स्ट स्लिप रिंग, ये होती है सेकंड स्लिप रिंग। ठीक है भैया, ये होता है ब्रश। क्या होता है? ठीक है भैया, ये इससे कनेक्टेड होता है, इसके टच में होता है बस। ठीक है, ये घूमता है तो टच में आकर के, ये घूमता है तो टच में आकर के पोटेंशियल निकाल लेता है। समझ गया? और ये बाहर लोड जो होता है वो एसी वगैरह जो भी आप जिसको चलाते हो, ये है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए जो इसके पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में, ठीक है, आपको जानना चाहिए। पहला क्या? फील्ड मैग्नेट। पता लग गया भैया क्या फील्ड मैग्नेट? जिसके बीच में आर्मेचर कॉइल होती है जो लगातार मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है। वर्ड दे दो, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, ऑफ हॉर्सशू शेप इन अ स्मॉल डायनमो। जो छोटा डायनमो होता है ना, छोटा डायनमो मतलब छोटा जनरेटर होता है, उसमें हॉर्सशू टाइप का होता है, बाकी बड़े में शेप रेक्टेंगुलर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इट इज अ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, लार्ज डायनमो, बड़े वाले डायनमो में भैया देखिए जो बड़े जनरेटर होते हैं ना, उसमें एक्चुअल में हम मैग्नेट लगाते ही नहीं, उसमें लगाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या लगाते हैं? तो जिस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है उसी प्रकार से वो भी मैग्नेटिक फील्ड करता है, बस वो मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट करेगा जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ठीक है भैया, इन छोटे डायनमो में तो परमानेंट मैग्नेट होता है, लेकिन बड़े डायनमो में, बड़े जनरेटर में, जो बड़े बड़े जनरेटर आते हैं उसमें इतने बड़े, पता है आपको, इतना बड़ा मैग्नेट अगर रख दूंगा ना तो उसका वजन 1000 किलो होगा। समझ गया? तो इसलिए अब भैया मैग्नेट तो लगा ही सकते हैं क्योंकि जनरेटर भारी हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? सॉलिनॉइड हो गया, टॉरॉइड हो गया, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी डालने पर मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। और उन्हीं के बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भैया, रीजन बिटवीन इट्स पोल पीसेस। ठीक है, फिर आता है आर्मेचर। ध्यान दीजिए भैया, आर्मेचर क्या है? वो वाली कॉइल जो घूमती है, जिसका फ्लक्स चेंज होता है, जिसके अक्रॉस में क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल पीक्यूआरएस, जो डायग्राम में बनी है, हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न। क्यों? जितनी ज्यादा टर्न रहेगी उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक रहेगा, जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा उतना ज्यादा क्या आएगा? फ्लक्स चेंज भी होगा, उतना ज्यादा क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, उतना ज्यादा क्या आएगा? करंट आएगा, क्योंकि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? नवाब, एंड फॉर टर्न। करंट का फॉर्मूला क्या था? नवाब अपॉन में आर। तो वहां पर भी एन आ रहा ना, सब ज्यादा लेने के लिए हमें एन को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर। देखिए भैया, जो टर्न्स होती है ना एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है, मतलब एक टर्न जो होती है ना, 50 टन कर दिया तो 50 टन का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, ताकि इंडिविजुअल टर्न की तरह बिहेव करें। सिंगल टर्न की, क्योंकि कनेक्शन हो गया तो वो सिंगल टर्न हो जाएगी, इसलिए हम 50 टर्न करते हैं, सब एक दूसरे से क्या होता है? आइसोलेटेड होती है।
ठीक है। वायर बाउंडेड ऑन द सॉफ्ट आयरन, देखिए सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किया गया, तो आपको याद है भैया ये जो सॉफ्ट आयरन होता है, ये सॉफ्ट आयरन है, इसके चारों ओर क्या होती है, कॉइल की ऐसी बाइंडिंग की जाती है। क्यों आयरन कोर क्यों लगाया जाता है, सुन लीजिए भैया, आयरन कोर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो सब की सब क्या होती है, इसके अंदर से ही पास करती है। कोई मैग्नेटिक फील्ड इधर से ना निकले, इधर से ना निकले, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर निकलेगी तो मेरी एनर्जी का लॉस होगा। मैं एनर्जी का लॉस मिनिमाइज करने के लिए क्या करता हूं भैया, बीच में सॉफ्ट आयरन को लगाता हूं, क्योंकि सारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो भैया, फिर सॉफ्ट आयरन कोर से ही जाती है। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन का कोर की परमिएबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिसकी परमिएबिलिटी जितनी ज्यादा उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे उतनी ही ज्यादा। ठीक है, द कोर इज लैमिनेटेड को अवॉइड द लॉस ड्यू टू द एडी करंट। देखिए आपका एडी करंट पहले सिलेबस में था, वो सिलेबस से बाहर चला गया, बाकी एडी करंट जो होता है वो हमारे काम का नहीं होता, वो आएगा तो पावर में लॉस होगा, तो इसलिए ध्यान रखना कि सॉफ्ट आयरन कोर को लैमिनेट किया जाता है। लैमिनेट मतलब सोचते हो, देखिए जैसे मान लीजिए एक सिंगल पीस है आयरन का, हाँ लैमिनेट करना, लैमिनेशन करना, एक सिंगल पीस है आयरन का, तो अगर ये सिंगल पीस रहेगा ना तो उसमें एडी करंट बहुत ज्यादा आएगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, इसको पतले पतले पीस में काट देते हैं, ऐसा स्लाइस करते हैं, फिर दोबारा जाके चिपकाते हैं। आपने देखा, और जब ट्रांसफार्मर का एक्चुअल चित्र देखोगे ना, चाहे वो बड़े वाला ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो आपके घर में लगा छोटा सा ट्रांसफार्मर जो रेडियो में लगा होता है, उनको तोड़ोगे तो देखोगे उसमें आयरन की जो शीट, आयरन जो निकलता है, जो कोर होता है जिसका, वो आयरन का ही होता है, लेकिन पतली पतली स्ट्रिप की फॉर्म में होता है, सब चिपकी होती है। क्यों, ताकि एडी करंट को कम किया जाए, क्योंकि एडी करंट मेरे काम का करंट नहीं है, मेरा उल्टा पावर लॉस करता है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है एडी करंट, इसलिए पढ़ा नहीं रहा मैं। ठीक है, ये भी इंड्यूस करंट ही होता है। ठीक है, देखिए भैया, द सॉफ्ट आयरन कोर इज क्या लिखा है, कंसंट्रेट द, बताया आपको भैया, सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है भैया, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कंसंट्रेट कर देता है, सबके सब कहां से निकलती है, आर्मेचर के अंदर से। कहां से निकलती है, क्योंकि आर्मेचर ही तो चारों ओर, कॉइल जो होती है सॉफ्ट आयरन कोर के चारों ओर क्या बनती है, आर्मेचर कॉइल बनती है। इस कॉइल को, जो कॉइल को क्या कहते हैं, आर्मेचर, इसके बीच में क्या होता है, सॉफ्ट आयरन, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, यहीं से आती है, कंसंट्रेट करता है, किसी को भी बाहर से आने नहीं देता, क्योंकि बाहर से जाएंगी तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, ठीक है, इंक्रीज द फ्लक्स डेंसिटी, ताकि फ्लक्स को बढ़ाया जा सके। आर्मेचर कैन बी रोटेट, आर्मेचर क्या होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में लगातार क्या करता है, रोटेट किया जाता है। ठीक है भैया, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, आपको पता भैया उसका जो एक्सिस होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही थी और कॉइल का एक्सिस ऐसा था, याद है, तो ये एक्सिस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर, इस तरीके से घुमाया जाता है। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं भैया, फिर बात करते हैं किसकी, स्लिप रिंग की। किसकी बात करते हैं, तो भैया स्लिप रिंग रिंग टाइप की होती है, जो कि लगातार घूमती है और किससे कनेक्टेड होती है, आर्मेचर ब्रश से, तो घूमती रहती है, और उस आर्मेचर के थ्रू जो स्लिप रिंग पे वो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसको ब्रश को कनेक्ट करके हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल्स कनेक्टेड टू द टू कोएक्सियल brass ring S1 and S2 called slip ring. The rings are rigid fixed. रिंग क्या होती है भैया, उस आर्मेचर कॉइल के साथ क्या होती है, फिक्स होती है, और जैसे ही क्या होता है, विच इज यूज टू रोटेट द कॉइल। ठीक है भैया, जो कि कॉइल को रोटेट, विच इज यूज टू रोटेट द कॉइल, अच्छा अच्छा, कॉइल को रोटेट कराती है, इसका मतलब मैंने पहले आपको थोड़ा उल्टा बता दिया। तो ठीक है, जो आउटपुट, ठीक है, शाफ्ट रोटेट करता है, द स्लिप आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्शन नहीं होता। ठीक है भैया, एज वेल एज फ्रॉम द शाफ्ट, शाफ्ट से भी कोई कनेक्शन नहीं होता, मतलब इंसुलेटेड होती है एक तरह से। ठीक है भैया, एज द आर्मेचर कॉइल रोटेट द स्लिप रिंग आल्सो रोटेट अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए जैसे जैसे ये देखिए पीछे आते, जब ये रोटेट करती है ना, तो ये स्लिप रिंग भी क्या करेंगी, रोटेट करेंगी, लेकिन इसके टच में कौन है, ब्रश, इसके टच में कौन है, तो इस वाले एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस वाली रिंग पे आ जाएगा, और इस वाले एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस वाली रिंग पे आ जाएगा। ये ब्रश कनेक्टेड है, ये क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, फिर ब्रश है, लिखो ब्रश क्या है, टू ग्रेफाइट और फ्लेक्सिबल मेटेलिक रोड, दो ग्रेफाइट और फ्लेक्सिबल मेटेलिक
रोड होती है जो कि स्लिप रिंग के कांटेक्ट में तो होती है लेकिन फिक्स नहीं होती, क्योंकि अगर मान लो फिक्स होगी तो स्लिप रिंग तो घूम रही है। अब मैं उसी में ब्रश को फिक्स कर दूंगा तो वो भी घुमा देगा उसको, पूरा सर्किट क्या होगा, लिपट जाएगा। नहीं समझे? देखो ये देखो, अगर मान लीजिए मैं इसको बेल्डिंग कर दूं, फिक्स कर दूं, इसको भी फिक्स कर दूं, तो जब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगी, तो ये वायर क्या होगा, उलझ जाएगा ना। तो इसीलिए ध्यान रखना कि केवल ये ब्रश इसके कांटेक्ट में होता है, ताकि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया इन दोनों रिंग के क्रॉस में वो बाहर आ सके और उसको हम यूज कर सके। यहां लिखा हुआ है टू ग्रेफाइट और फ्लेक्सिबल मेटेलिक रोड कॉल्ड ब्रश आर लाइटली प्रेस्ड अगेंस्ट द टू स्लिप रिंग, दोनों स्लिप रिंग पे ऐसे दबी होती है, ठीक है भैया। B1 एंड B2 रिमेन फिक्स्ड इन देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन पे तो वो रहती है लेकिन स्लिप रिंग के साथ फिक्स नहीं है, वो केवल टच में है उसकी, ठीक है। एंड मेंटेन द स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, स्लाइडिंग मतलब कि वो घूमता रहेगा स्लिप रिंग, उसके साथ कॉन्टेक्ट लगातार क्या होगा, मेंटेन रहेगा, और स्लाइड करती रहेंगे, उसके ऊपर फिसलती रहेंगी, ठीक है। विद द रोटेबल स्लिप रिंग S1 and S2 respectively, it is through these brushes that the current induced in the armature coil fed the external circuit, और इन्हीं के थ्रू जो EMF पोटेंशियल डिफरेंस आ रखा है, जो करंट आ रखा है, वो सब क्या होगा भैया, आउटर सर्किट में आ पाएगा, ठीक है भैया, समझिए। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब मैकेनिकल एनर्जी आप भी घुमा सकते हो, अब इतने तो है नहीं अपने ताकत की हम जनरेटर को लगातार घुमाते रहे, तो विंड मिल का इस्तेमाल करते हैं, है ना, टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं या इंजन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लगातार क्या करते हैं, उनको घुमाते रहे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है द आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस विद द हेल्प ऑफ द टरबाइन एनी अदर डिवाइस कनेक्टेड टू द रोटेबल, और जो कि क्या प्रोवाइड करता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भैया, टरबाइन विच इज अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है भैया। वर्किंग, वर्किंग, ठीक है। तो वर्किंग में क्या है भैया कि जैसे ही आपकी, ठीक है, एज दी कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है भैया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा भैया, अरे हटा दे यार, तू हटा दे, नहीं हटा सकता, अब तू हटा दे ना, अब मैं उठा के रख देता, ठीक है भैया, एज दी कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है भैया, तो फ्लक्स क्या होगा, वेरिएबल, ठीक है भैया, फ्लक्स क्या रहेगा, वेरिएबल, ठीक है। सो ईएमएफ क्या होगा, डी फाइव अपॉन में डी टी माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी, फाइव की वैल्यू क्या होगी, फाइव की वैल्यू क्या होगी, बी एन ए कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल इन बिटवीन किसके बीच का, मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के नॉर्मल के बीच में एंगल बना वो क्या है, थीटा, ठीक है। तो ई इक्वल्स में क्या होगा, माइनस एन बी, बी एन ए बाहर आ गया, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और ये क्या होगा भैया आपका, थीटा को दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू में नवाब साइन थीटा, थीटा क्या होता है, ओमेगा टी के बराबर, तो देन ईएमएफ क्या होगा, नवाब साइन ओमेगा टी, ये हो गया, ठीक है। और यहां पर नवाब क्या, इफ साइन थीटा अगर 1 हो जाता है, साइन थीटा 1 हो जाता है तो ई क्या पहुंच जाता है, मैक्सिमम, क्या पहुंच जाता है, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, ये पूरी टर्म क्या है, अगर ये मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, मैक्सिमम, मतलब ई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, साइन पे, ना कि इस पे, ठीक है। तो कॉइल लगातार घूम रही है, जैसे ही ये इसकी वैल्यू 1 हुई, जैसे इसकी वैल्यू 1 हुई तो ई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम पहुंच गई, ठीक है। और ई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ई नॉट, और ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, नवाब, ठीक है। इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, if R is the resistance
ऑफ क्लोज सर्किट, क्लोज, अगर आर क्या रेजिस्टेंस है किसका, क्लोज सर्किट का, तो करंट क्या होगा, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, यानी नवाब अपॉन में साइन ओमेगा टी अपॉन में आर। हमने कह दिया इफ साइन ओमेगा टी यहां पर भी वन हो जाए, आपको पता है पूरी टर्म कांस्टेंट है, यानी करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो साइन की वैल्यू यदि मैक्सिमम होगी, यानी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी, तो आपका करंट भी क्या होगा मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू क्या होगी नवाब अपॉन में आर, है ना, समझ गए भैया। तो ये पूरी की पूरी आपका ऑल्टरनेटिव ये एसी जनरेटर खत्म हो गया, ठीक है भैया, समझ गया। अब अगली क्लास से इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो करेंगे, ठीक है भैया। तो ये एसी मैंने बताया, एसी क्या होता है, वो करंट जो लगातार अपनी वैल्यू को टाइम के साथ बदलता रहे, ठीक है, इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। इसका प्रोडक्शन किससे होता है, एसी डायनमो या एसी जनरेटर से। सारा कुछ इसका कंपोनेंट वगैरह बता दिया, डेरिवेशन वगैरह बता दी। आज के लिए इतना ही, चलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।